नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एलविन क्लासेस में। हम भारतीय राज्य व्यवस्था के केंद्र राज्य संबंध वाले इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमने भारतीय राज्य व्यवस्था विषय में केंद्र राज्य संबंधों को विस्तृत पढ़ रहे हैं। उसमें हमने अपने पहले अंक में सेंटर स्टेट रिलेशन वाले में हमने पढ़ा प्रशासनिक संबंध और विधायी संबंधों के बारे में विस्तृत चर्चा की। आज हम केंद्र राज्य संबंध के इस अंक में केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंध के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद संविधानेतर जो निकाय होते हैं, संस्थाएं होती हैं, उनमें पूर्वोत्तर की परिषदें और क्षेत्रीय परिषदों के बारे में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम विस्तृत बात करेंगे। आज हम केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में और संविधान के किस भाग में वित्तीय संबंधों के बारे में चर्चा की गई है। संवैधानिक प्रावधान प्रावधानित है। राजस्व शक्तियों का विभाजन कैसे होता है, जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कैसा कर है, बार बार पूछा जाता है। केंद्रीय स्तर पर कौन सा जीएसटी लगाया जाता है और राज्य स्तर पर कैसे। उसके बाद अधिभार और उपकर, उसके बाद ग्रांट्स की बात करेंगे, अनुदान की बात करेंगे, उसके बारे में हमारा संवैधानिक प्रावधान क्या है। उसके बाद हम संविधानेतर संस्थाएं, क्षेत्रीय परिषद तथा पूर्वोत्तर परिषद की बात करेंगे। आपसे हमारा निवेदन है कि हमारी जो कक्षाएं हैं उसको गंभीर छात्राओं तक पहुंचाने की कृपा करें, यही हमारा आपसे निवेदन है। हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। आइए प्रारंभ करते हैं। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध में ये हमारी दूसरी वीडियो है। हम शुरू में केंद्र तथा राज्यों के विधायी संबंध के बारे में पढ़ चुके हैं। केंद्र तथा राज्यों के प्रशासनिक या कार्यकारी संबंधों के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बारे में हमारे संविधान के भाग 11 में प्रावधान प्रावधानित हैं। अब हमारा जो तीसरा संबंध है केंद्र तथा राज्यों के बीच, तो केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंध के बारे में हम बात करेंगे। केंद्र तथा राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध, इसका प्रावधान कहाँ है? भारतीय संविधान के भाग 12। भारतीय संविधान के भाग 12 में केंद्र के अध्याय 1 में अनुच्छेद 268 से 293 में प्रावधान प्रावधानित किया गया है। प्रश्न ये पूछेगा कि वित्तीय संबंधों के बारे में जो केंद्र तथा राज्य के मध्य होते हैं, हमारे संविधान के किस भाग में प्रावधान प्रावधानित है? तो संविधान के भाग 12 में केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के बारे में प्रावधान प्रावधानित किए गए हैं। उनके बारे में अनुच्छेद 268 से 293 तक में प्रावधान है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 268 से 293 में प्रावधानित है। अब जो केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय विभाजन है, उसका आधार क्या है? तो केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय विभाजन का आधार भारत शासन अधिनियम 1935 को आधार मानकर आधारित किया गया है। अब राजस्व शक्तियों का विभाजन केंद्र तथा राज्यों के बीच होता है, आवंटित होता है। उसमें कैसे कैसे विषय हैं, कितने विषय हैं? देखिए, संघ सूची में 15 ऐसे विषय हैं। कितने विषय हैं? संघ सूची में 15 ऐसे विषय हैं जिन पर संसद विधि बनाकर कर लगा सकती है। राज्य सूची में 20 ऐसे विषय हैं जिनमें राज्य की विधानमंडल कर लगा सकती है। ठीक, प्रश्न ये पूछता है कि संघ सूची में ऐसे कितने कर है जिस पर संसद विधि बनाकर कर लगा सकती है? तो 15, और राज्य सूची में 20। अब जीएसटी जिसका पूरा नाम वस्तु एवं सेवा कर है, एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत को एकल बाजार, एकीकृत बाजार व्यवस्था देने के लिए एक प्रकार के कर की आवश्यकता महसूस की गई, तो भारत सरकार ने विधि बनाकर जीएसटी नामक एक अप्रत्यक्ष कर को अधिरोपित किया। यह भारत को एक साझा बाजार विकसित करने में मदद करेगा। तो जीएसटी में 2 कर, केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो केंद्रीय स्तर पर कर कौन कौन सा लगाया जाता है? केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंटर स्टैंप ड्यूटी, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क आदि प्रमुख कर हैं जो केंद्रीय स्तर पर लगाए जाते हैं, अधिरोपित किए जाते हैं। उसमें हमारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, सेवा कर है, अतिरिक्त सीमा शुल्क है इत्यादि।
राज्य स्तर पर कौन कौन से कर होते हैं? राज्य स्तर पर चुंगी तथा प्रवेश कर, खरीद कर, विलासिता कर, मनोरंजन कर आदि राज्य स्तर पर होते हैं। ये बात रही केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय संबंध की। अधिभार एक होता है और एक उपकर होता है। अधिभार तथा उपकर में क्या विभिन्नता है, उनकी परिभाषा क्या है और क्या समानता है, इसको हम देखेंगे। अधिभार के बारे में, अधिभार जिसे अंग्रेजी में सरचार्जेस कहते हैं, इसके बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 271 में प्रावधानित है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद कितने में है? 271 में। तो पूछेगा कि अधिभार क्या संवैधानिक है, इसके बारे में कोई संवैधानिक प्रावधान है? हाँ, अधिभार सरचार्जेस संवैधानिक है और इसके बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 271 में प्रावधानित है। अब देखिए, अधिभार और उपकर दोनों में क्या डिफरेंस है? अधिभार और उपकर, अधिभार के लिए कोई विशेष उद्देश्य की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उपकर के लिए कोई विशेष उद्देश्य की आवश्यकता होती है। जैसे आप जानते हैं कि स्वच्छता पर उपकर 0.5% का है, ऐसे ही अधिभार के लिए कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है। अधिभार से जो प्राप्त राशियाँ होती हैं वो सीधे भारत की संचित निधि में जमा हो जाती है। जो अधिभार जो होता है वो केंद्र द्वारा लगाया जाता है। केंद्र विधि बनाकर, केंद्र से तात्पर्य यहाँ संसद है, संसद विधि द्वारा करों के अधिरोपण हेतु क्या करती है? कानून बनाती है और वो अधिभार कहलाता है और वो अधिभार सीधे भारत की संचित निधि में जमा होता है। जो अधिभार होता है उसमें उससे जो प्राप्तियां होती हैं अधिभार से, जैसे मान लीजिए कि 5 करोड़ रुपया आ गया तो वो केंद्र का हिस्सा होगा, उसमें राज्यों की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। उपकर, शेष और अधिभार में क्या अंतर है? जो अधिभार हमारा होगा उसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन शेष का क्या होता है? एक विशेष उद्देश्य होता है। वह किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिभार आरोपित किया जाता है और उसके लिए एक निश्चित मद होती है। अधिभार शेष से प्राप्त जो राशि आती है, ठीक, क्योंकि इसका उद्देश्य निश्चित होता है, वो उसी मद में जमा किया जाता है। प्राप्तियों में राज्यों का कोई हिस्सा नहीं है। समानता क्या है? अधिभार उपकर में इन दोनों में प्राप्तियों में राज्यों का कोई हिस्सा नहीं है। ठीक, अब बात करेंगे अनुदान की। अनुदान हमारे संविधान के अनुच्छेद 275 तथा 282 में अनेक प्रकार के अनुदानों की चर्चा की गई है। विधिक अनुदान, विवेकाधीन अनुदान, विधिक अनुच्छेद 275 में प्रावधान है और विवेकाधीन अनुदान 282 में दिए गए हैं। ऐसे अधिकार केंद्र के साथ साथ राज्यों के पास है। जो विधिक अनुदान की शक्ति होती है कि मतलब विधि बनाकर जो अनुदान दिया जाएगा, उसका उल्लेख हमारे संविधान के 275 में है और यह संसद ही ऐसा कर सकती है, अर्थात केंद्र ही विधिक अनुदान दे सकती है। लेकिन विवेकाधीन अनुदान अनुच्छेद 282 के अंतर्गत केंद्र के साथ साथ राज्यों के पास भी ऐसी शक्तियाँ हैं कि वो विधिक अनुदान दे सकते हैं। उसके बाद संविधानेतर संस्थाएं, क्षेत्रीय परिषद और पूर्वोत्तर परिषद के बारे में हम देखेंगे। आइए एक बार इसको देखते हैं। केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द स्टेट, सेंटर एंड स्टेट। प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 268 से 293 में प्रावधानित है। संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय विभाजन। पूछेगा प्रश्न कि जो संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय विभाजन है वो भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। राजस्व शक्तियों का विभाजन, केंद्र तथा राज्य की आवंटित शक्तियों को निम्नलिखित तथ्यों से समझ सकते हैं। संघ सूची में 15 विषय हैं जिन पर संसद कानून बनाएगी। राज्य सूची में 20 ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, वस्तु एवं सेवा कर इसका पूरा नाम है। भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने हेतु इसका अधिरोपण किया गया है। केंद्रीय स्तर पर किस प्रकार की जीएसटी और राज्य स्तर पर? तो केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क आदि, और राज्य स्तर पर चुंगी और प्रवेश कर, खरीद कर, विलासिता कर आदि। अधिभार सरचार्जेस, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 271 के अधीन है। अधिभार के लिए विशेष उद्देश्य की आवश्यकता नहीं होती है। इससे प्राप्त राशियाँ, ये बार बार पूछता है कि अधिभार जो सरचार्जेस होते हैं उससे जो राजस्व प्राप्त होता है वो कहाँ जमा होता है? तो भारत की संचित निधि में जमा होता है। यह संसद की विधियों द्वारा आरोपित होते हैं, मतलब संसद विधि बनाकर अधिभार को आरोपित करता है, लागू करता है।
प्राप्तियों में राज्यों का कोई हिस्सा नहीं होता है। इसमें 4 पॉइंट हैं। अधिभार किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? 271 में है। किसके द्वारा अधिरोपित होते हैं? संसद द्वारा विधि बनाकर। जो अधिभार से प्राप्त राशियाँ होती हैं, राजस्व होता है, वो कहाँ जमा होता है? भारत की संचित निधि में। क्या अधिभार में राज्यों का हिस्सा होता है? नहीं, अधिभार में राज्यों का हिस्सा नहीं होता है। अब उपकर की बात करेंगे। किसी उद्देश्य के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, जैसे शिक्षा उपकर हो गया, आपका स्वच्छता उपकर हो गया। इसकी राशि एक निश्चित मद से जुड़ी होती है, मतलब इसके लिए एक मद, विशेष उद्देश्य है तो एक विशेष मद भी होगा। तो उपकर से जो राजस्व इकट्ठा होगा उसको उसी विशेष मद में, जैसे शिक्षा मद होगा, उसमें शिक्षा उपकर से प्राप्त राजस्व उसमें जमा होगा। अगर स्वच्छता उपकर है तो स्वच्छता मद से आरोपित होगा। इनसे जो प्राप्ति होती है वो उसमें राज्यों का हिस्सा नहीं होता है। अब अनुदान भी वित्तीय संबंधों के बारे में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी अदा करते हैं। तो अनुदानों के बारे में अनुच्छेद 275 और 282 में अनेक प्रकार के अनुदानों की व्यवस्था है। उसमें प्रमुख हमारे अनुदान विधिक अनुदान और विवेकाधीन अनुदान है। विधिक अनुदान के बारे में 275 में प्रावधान है। यह संघ सरकार या संसद द्वारा ही अधिरोपित होता है। और विवेकाधीन अनुदान देने की शक्ति किसके पास है? अनुच्छेद 282 के पास में इसका प्रावधान है। केंद्र भी दे सकता है और राज्य भी दे सकता है। आइए अब हम आगे संविधानेतर संस्थाएं, क्षेत्रीय परिषद तथा पूर्वोत्तर परिषद के बारे में बात करते हैं। ये इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कृपया करके हमारे इस चैनल को इल्विन क्लासेस ELWINCLASSES को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आइए आगे देखते हैं। संविधानेतर संस्था है। इसमें 2 संस्थाएं हैं, क्षेत्रीय परिषदें और पूर्वोत्तर परिषदें। क्षेत्रीय परिषद जिसे अंग्रेजी में जोनल काउंसिल्स कहते हैं और पूर्वोत्तर परिषद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल कहते हैं। अब बात करेंगे हम क्षेत्रीय परिषदों की। क्षेत्रीय परिषद का गठन कैसे किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। कैसे किया गया भाई? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों के मध्य पारस्परिक संवाद कायम करने के साथ ही साथ राज्यों के जो आपसी विवाद है उनको अपने स्तर पर सुलझाने के लिए इसका गठन किया गया। इसके गठन के पीछे यही उद्देश्य था। अब पूछेगा क्षेत्रीय परिषदें क्या संवैधानिक निकाय है या सांविधिक निकाय है? तो यह एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय अर्थात ऐसे निकाय जिनका गठन संसद द्वारा कानून बनाकर किया जाता है। संसद के अधिनियम के द्वारा पारित करके एक जो कानून बनता है विधि, उसके तहत सांविधिक जो निकायों की स्थापना होती है वो सांविधिक निकाय होते हैं। क्षेत्रीय परिषदें इसी प्रकार का निकाय है, अर्थात जो क्षेत्रीय परिषद है वो सांविधिक निकाय है। वर्तमान में 5 प्रकार की क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय मुंबई में है और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। जो उत्तर प्रदेश है वो केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है। ठीक। अब पूर्वोत्तर परिषद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, यह कब कैसे इसका गठन किया गया? तो संसद द्वारा पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 पारित किया गया। संसद द्वारा पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 पारित किया गया तथा 1972 में ये अस्तित्व में आया। 2 इसमें प्रश्न हैं। पूछेगा कि पूर्वोत्तर परिषद का गठन कब किया गया? तो 1972 में गठित हो गया। इसके पीछे का आधार क्या है? तो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 पारित किया गया। ठीक। शुरू में प्रारंभ में इसके जो सदस्य थे कितने थे? 7 सदस्य थे। कौन कौन? असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय तथा त्रिपुरा। जब 1972 में पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में आया तो उस समय इसकी वर्तमान सदस्य संख्या कितनी थी? 7 थी। वर्ष 2002 में संविधान संशोधन के तहत इसके नियमों में संशोधन करके 8वें सदस्य के रूप में सिक्किम को शामिल किया गया।
इसका मुख्यालय शिलांग में है। सदस्य कौन कौन से होते हैं? चूंकि 8 सदस्य राज्य हैं तो 8 राज्यों के राज्यपाल वो मुख्यमंत्री, अर्थात 16 लोग, 8 राज्यपाल और 8 मुख्यमंत्री। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, कहाँ के राष्ट्रपति? भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य, टोटल कितने हो गए? 20। तो ये प्रश्न पूछेगा कि जो हमारी पूर्वोत्तर परिषद होती है उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 20। ठीक, आइए देखते हैं इसको। क्षेत्रीय परिषदें, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के मध्य पारस्परिक संवाद कायम करना तथा राज्यों के आपसी विवादों को अपने स्तर पर सुलझाने का प्रयास करना है। यह कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इनका गठन संसद के अधिनियम के तहत किया गया है। संवैधानिक निकाय क्या होते हैं? जिनका ऐसे निकाय जिनका प्रावधान संविधान में है, ठीक है, उसको संवैधानिक प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। ठीक है। वर्तमान में कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? ये भी बार बार प्रश्न पूछा है। तो वर्तमान में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। कितनी? 5। कौन कौन सी? तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद पहला, कौन सी? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। दूसरी केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद। तीसरी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। चौथी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और 5वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। केंद्रीय क्षेत्रीय का इलाहाबाद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का कोलकाता। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुंबई और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का चेन्नई। ये बात रही क्षेत्रीय परिषद की। ये मुख्यालय मिलाने के लिए बार बार आता है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद पूर्वोत्तर परिषद, इसका गठन संसद द्वारा पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 पारित करके किया गया। 1972 में अस्तित्व में आई, अर्थात अधिनियम के 1 वर्ष बाद ही अस्तित्व में आई। प्रारंभ में इसके 7 सदस्य थे: असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। वर्ष 2002 में 8वें सदस्य के तौर पर सिक्किम को इसमें शामिल किया गया। पूर्वोत्तर परिषदों में अब वर्तमान में सदस्यों की संख्या, जो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद है, इसमें वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 8। ठीक। मुख्यालय कहाँ है? शिलांग में। कुल सदस्य संख्या कितनी है? इस परिषद में कुल कितने सदस्य होंगे? 20। कौन कौन से होंगे? 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये हो गए। असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री होंगे तथा भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1 अध्यक्ष तथा 3 सदस्यों का मनोनयन होता है। आज हम केंद्र राज्य संबंध के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त किए 2 अंकों के माध्यम से। अब आगे हम और इसी प्रकार और महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आएंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ राज्यों के बारे में विशेष उपबंध है, उसके बाद कुछ संस्थाएं हैं, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, उनको पढ़ेंगे। आप अपने कमेंट हमें लिखकर कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेजा करें। आपके सुझाव हमारे लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करेंगे। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।